जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का यूनिट नंबर 4 जिसमें कि इससे पहले जो है हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, लगभग 3 यूनिट तक हमने कर लिया, यानी 3 लगभग हो गया हमारा कितना, तो 300 क्वेश्चन हमने इससे पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, यह वीडियो जो है आपका 7वां वीडियो होने वाला है। इसके अलावा और जो है 3 वीडियो आएगा जिसमें कि आपका टोटल 12th का जो होम साइंस है वो कवर हो जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 4th यूनिट में, यानी यह जो है आपका 7 of 10 वीडियो होने वाला है। 7 of 10 वीडियो यह आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित वस्त्र कौन सा है। इसमें बोल रहा है मिश्रित वस्त्र, यानी कौन सा वस्त्र को हम लोग जो है मिश्रित वस्त्र कहते हैं। टेरी सिल्क वस्त्र को मिश्रित वस्त्र कहते हैं, टेरी कॉट या कॉट्स वूल या फिर ऑल। तो देखिए मिश्रित वस्त्र की अगर बात करें तो टेरी सिल्क, टेरी कॉट, कॉट्स वूल, ये सभी जो है ना क्या है हमारा मिश्रित वस्त्र के अंतर्गत आता है। अगला है आदि मानव किस तरह के वस्त्र का उपयोग करते थे। मतलब आदि मानव जो है वो किस तरह के वस्त्र का उपयोग करते हैं या फिर किस तरह का उपयोग का मतलब वस्त्र का उपयोग करते थे। पेड़ के पत्ता का छाल पहनते थे या फिर घास वगैरह पहन लेते थे या फिर ऑल। तो देखिए आदि मानव जो है पेड़ का छाल को भी पहनते थे, पेड़ का पत्ता भी पहनते थे, घास का भी जो है बना करके पहनते थे, वस्त्र बना करके। ठीक है, तो ऑल हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें गर्म रंग कौन सा कहलाता है। सफ़ेद, हरा, लाल या फिर बैगनी। ये गर्म रंग यानी कि जो है गर्माहट प्रदान करता है, ऐसा कौन सा रंग है। तो देखिए गर्माहट प्रदान करने वाला अगर रंग की बात करें तो वो कौन है, लाल रंग। ठीक है, गर्माहट थोड़ा सा प्रदान करता है, ये कौन रंग, तो लाल रंग इन सभी की तुलना में। इससे भी ज़्यादा अगर गर्माहट प्रदान करने वाला रंग बोले तो कौन है, काला। ठीक है, इससे भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है सबसे कोमल तंतु कौन सा है। सबसे कोमल तंतु कौन सा है, सबसे कोमल तंतु कौन सा है। रेशम सबसे कोमल होता है, सूती, ऊनी या फिर कृत्रिम या सिंथेटिक। देखिए सबसे कोमल वस्त्र या फिर तंतु की बात करें तो सूती होता है। ठीक है, अगला है कौन बिहार का सुई शिल्प है। बिहार का सुई शिल्प बोल रहा है कौन सा है, सुजनी, जामदानी, सिंधी या फिर फुलकारी। तो देखिए बिहार का सुई शिल्प अगर बात करें तो वो कौन है, सुजनी। सुजनी जो है बिहार का एक सुई शिल्प है। ठीक है, सुई शिल्प के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि किस धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन है। मतलब कौन सा धब्बा लगने के बाद जो है छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो देखिए प्राणीज धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है, जंग, अज्ञात या फिर वानस्पतिक। देखिए वानस्पतिक धब्बा भी कई सारे पदार्थों से छूट जाता है, प्राणी द्वारा जो लगे गए धब्बे हैं वो भी छूट जाता है, जंग भी छूट जाता है, लेकिन अज्ञात का मतलब यह जो उस चीज़ हमें ज्ञात ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो किस धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन है, मतलब अज्ञात मतलब पता ही नहीं है। अगला है वानस्पतिक धब्बा कौन सा है। रक्त का धब्बा वानस्पतिक धब्बा, मांस, वानस्पतिक का मतलब पेड़ पौधे द्वारा जो धब्बा लगता है। ठीक है, रक्त, मांस का धब्बा, अंडा का धब्बा या फिर फल का धब्बा। तो देखिए वानस्पतिक धब्बा की अगर बात करें तो पेड़ पौधे का धब्बा बोल रहे हैं ना, तो फल हमारा पेड़ पौधे के अंतर्गत आता है, फल है तो पेड़ पौधे से ही निकलता है, तो वानस्पतिक धब्बा जो है फल का धब्बा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र की विशेषता कौन नहीं है। सूती वस्त्र की मतलब कौन सी विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। तो सूती वस्त्र की विशेषता क्या नहीं है, ठंडा, मतलब सूती वस्त्र तो हमें ठंड प्रदान करता है। कठोर, कठोर नहीं होता है भाई। आरामदायक होता है, टिकाऊपन भी होता है, लेकिन विशेषता पूछा है कौन नहीं है, तो कठोर इसकी विशेषता नहीं है। मतलब सूती वस्त्र जो है कठोर नहीं होता है, ठंडा होता है, आरामदायक होता है, टिकाऊपन होता है, ये सब होता है। उसके बाद है प्लेकेट किसे कहते हैं। जोड़, जोड़ को हम लोग प्लेकेट कहते हैं, सिलाई को प्लेकेट या तुरपन को या फिर बटन की पट्टी को हम लोग प्लेकेट कहते हैं। तो बात करें कि प्लेकेट किसे कहा जाता है, तो बटन की जो पट्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेकेट कहते हैं बटन की पट्टी को। बटन की पट्टी को क्या कहते हैं, प्लेकेट कहते हैं। अगला है वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है। वॉशिंग मशीन जो होता है उसका काम क्या है, धोना, सुखाना, खंगालना या फिर ऑल। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो है वो हमारा क्या होता है, कपड़े धोने के काम आता है। किसमें आता है, वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़े धोने के काम आता है, सुखाने का काम आता है, क्या खंगालना का काम, खंगालने का भी काम आता है। वो उसमें जो है कपड़ा वगैरह जो है बहुत अच्छे तरह से खंगाल करके साफ कर दिया जाता है। सुखाना यानी कि उसमें अगर देखें वॉशिंग मशीन में जो है पंखा भी लगा रहता है, उससे भी आप जो है कपड़ा को सुखा भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑल हमारा ऑल अंतर्गत आता जाएगा वॉशिंग मशीन का कार्य, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगला है वस्त्र हमारे शरीर की रक्षा करती है सर्दी से। वस्त्र जो होते हैं वो हमारा शरीर से किस चीज़ की रक्षा करते हैं, सर्दी से करेगा, वर्षा से, गर्मी से, ऑल से। तो ऑल से रक्षा करेगा ना, सभी से रक्षा करेगा। हरा रंग होता है आरामदायक, स्फूर्तिवर्धक, शीतल या फिर ऑल। तो हरा रंग की अगर बात करें तो कैसा होता है, सभी, यानी कि आरामदायक भी होता है, स्फूर्तिवर्धक भी होता है और शीतल भी होता है। ठीक है, हरा रंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह पर लग जाती है।
स्टार्च युक्त, यानी ऐसा कपड़ा कपड़ाओं का संग्रह या फिर वस्त्र का संग्रह जो क्या हो, स्टार्च युक्त हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, कैसा चीज लग जाता है, मतलब उस पर जो है क्या लग जाता है, धब्बे लग जाता है, फफूंद लग जाता है, सिल्वर फिश लग जाता है, या फिर कोई नहीं। तो बात करें कि ऐसे कपड़ों पर कौन सा वस्त्र, मतलब कौन सा धब्बा नहीं लगता है, कौन सा धब्बा लग जाता है, ये पूछा है ना। तो सिल्वर फिश जो होता है, सिल्वर फिश वो क्या होता है, इसका धब्बा लग जाता है, ठीक है। अगला है, ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं उसको कौन नष्ट कर देता है, ऊनी वस्त्र को कौन नष्ट करता है, चूहे। चूहे ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देता है, कीड़े, छिपकली या मच्छर। तो देखिए ऊनी वस्त्र को अगर नष्ट करने की अगर बात करें तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं अत्यधिक ज़्यादातर ऊनी वस्त्र को नष्ट करने में काम आते हैं, ठीक है, मतलब बर्बाद कर देते हैं ज़्यादातर। वानस्पतिक धब्बा कौन सा नहीं है, वानस्पतिक धब्बा कौन सा नहीं है, रसदार सब्जी या फिर फल या कॉफी या फूल। तो पूछ रहा है वानस्पतिक धब्बा कौन सा नहीं है। अब बताइए, ये जो कॉफी है, कॉफी ये क्या किसी वनस्पति से बनता है, मतलब बनता तो उसी से है, लेकिन कॉफी से जब धब्बा लगेगा तो वो तो अलग चीज़ हो जाएगा। वही है, वनस्पति द्वारा जो डायरेक्टली धब्बा लगता है, फूल हो गया वनस्पति का भाग है भाई, फल हो गया वनस्पति का भाग है, रसदार सब्जी हो गया वनस्पति का भाग है। तो वानस्पतिक धब्बा जो है वो कॉफी का धब्बा है, धब्बा नहीं है वो कौन है, कॉफी का धब्बा। कॉफी का धब्बा अगर लग गया तो क्या कहेंगे, वानस्पतिक धब्बा लग गया, नहीं लगा है। अगला है, प्राणीज रेसे हैं, मतलब प्राणी से जो निकलता है रेसे, उसको को कौन सा रखा है। जैसे ऊनी, ये जो है भेड़ से निकलता है ऊनी, तो ये क्या हो, प्राणियों से ही तो निकलता है, तो वही बोल रहा है प्राणीज रेसे ऊनी। सूती ये नहीं होता है भाई, लीलन ये भी नहीं होता है, नो, ठीक है। तो प्राणीज रेसे की अगर बात करें तो ऊनी है, ऊनी वस्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, ऊनी रेसे में क्या होता है। ऊनी रेसे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसमें क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सभी। तो देखिए ऊनी रेसे की अगर बात करें उसमें क्या उपस्थित रहता है, कार्बन भी कुछ मात्रा में रहता है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी रहता है उपस्थित, ठीक है, ऊनी रेसे में। अगला, रंगों के उपयोग से क्या बनाया जा सकता है, ठीक है, रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है, मतलब क्या बनाया जा सकता है, एक तरह से संतुलन बनाया जाता है, मजबूती, व्यक्तित्व या फिर कोई नहीं। तो रंगों के उपयोग से जो हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक संतुलन बना सकते हैं रंगों के उपयोग से, ठीक है। अगर आप रंग का उपयोग कर रहे हैं तो उससे एक संतुलन बना रहता है, मानसिक संतुलन भी बना रहता है, और अगर आप रंगों का उपयोग किए हैं तो इससे काफ़ी हद तक जो है आपका संतुलन बना रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कपड़े या वस्त्रों के चयन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कपड़े या फिर वस्त्रों के चयन में हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो कपड़े या वस्त्र के चयन में हमें क्या, कपड़े की किस्म देखनी चाहिए, कपड़े की सिलाई, शैली एवं फैशन देखनी चाहिए, या फिर ऑल। तो ऑल देखनी चाहिए ना, सभी चीज़ को देख करके कपड़े खरीदने चाहिए। कीड़े से बनने वाला रेशा कौन सा है, मतलब कीड़े मकोड़े से जो बनता है, कीड़े से बनता है वो कौन सा, रेशमी कीड़ा जो होता है। तो रेशम जो है वो कीड़े से ही तो बनता है, रेशम जो है वो किससे बनता है, कीड़े से बनता है। ऊन, रेयन, नायलॉन ये सब नहीं भाई, ये रेशम हो गया हमारा, कीड़े से बनने वाला थी रेशा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है। द्वितीय रंग जो है वो कितने रंगों के मिलने से बनता है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो द्वितीय रंग की बात करें कि कितने रंगों से मिलकर के बनता है, तो ये 2 रंगों के मिलने से बनता है, ठीक है, 2 रंगों के मेल से बनता है द्वितीय रंग। अगला है, मानव निर्मित तंतु कौन सा है, मतलब जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। देखिए रेशम, ऊन, लिनन, नायलॉन। नायलॉन जो है वो क्या है, हमारा मानव द्वारा निर्मित किया गया तंतु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहे साबुन में वसा तथा क्षार, वसा तथा क्षार पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं। साबुन में जो है वसा और क्षार पानी के साथ जब मिलता है वो तो क्या बनाता है, साबुन में उपस्थित जो वसा और क्षार है पानी के साथ जब मिलता है तो क्या बनाता है, तेल बनाता है, झाग बनाता है, क्षार बनाता है या ग्रीस बनाता है। तो देखिए जो साबुन में उपस्थित वसा और क्षार रहता है ना, ये जब पानी में मिलता है तो ये हमें झाग उत्पन्न करता है, और यही झाग यानी कि फैन जिसको हम लोग बोलते हैं, यही झाग क्या करता है, कपड़े को साफ करने में मदद करता है, यानी गंदगी साफ करने में मदद करता है। अगला है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग जो है आपका कितने प्रकार का होता है, ऑप्शन है 3, 4, 8 या फिर 5। तो प्राथमिक रंग की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। लंबाई की आभासी कौन सी रेखा है, ये पूछा है ना, लंबाई की आभासी कौन सा रेखा है। आभासी का मतलब क्या होता है, ठीक उसका विपरीत, ठीक है, उल्टा। वक्र रेखा, खड़ी रेखा या पड़ी रेखा या क्रॉस रेखा। तो देखिए लंबाई की अगर आभासी की बात करें तो खड़ी रेखा है, ठीक है, लंबाई की आभासी। अगला दैनिक प्रयोग में आने वाला वस्त्र, मतलब दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाला वस्त्र, दैनिक प्रयोग में आने वाला वस्त्र का नाम क्या है, साड़ी, कमीज, पैजामा। तो ये जो है दैनिक जीवन में यूज आता है, तो ऑल हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है।
धूप या हवा में सुखाना चाहिए, हीटर द्वारा, ड्रायर द्वारा या इस्त्री द्वारा। तो देखिए कपड़े को सुखाने की अगर सर्वोत्तम विधि आपको भी पता होगा क्या है, धूप या फिर हवा द्वारा। हीटर द्वारा क्यों नहीं, तो इससे कपड़े जलने की संभावना होती है। ड्रायर, इस्त्री, ये सब द्वारा जो है कपड़े को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचता है, इस वजह से जो है हमें धूप या हवा में सुखानी चाहिए कपड़े को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है वस्त्र आवश्यक है किसके लिए, शरीर को आवरण के लिए यानी शरीर ढकने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। तो ऑल हो जाएगा ना। अगला यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि परिधान का चुनाव, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है परिधान का चुनाव किससे करना चाहिए, परिधान का चुनाव किससे करना चाहिए, रचना से करना चाहिए, सेवा क्षमता से करना चाहिए, फिट और सूट से करना चाहिए या फिर ऑल। देखिए परिधान का चुनाव अगर बात करें तो परिधान का चुनाव जो है वो रचना के आधार पर भी करनी चाहिए, सेवा क्षमता के आधार पर यानी जितनी आपकी क्षमता है उसके आधार पर भी परिधान का चुनाव करनी चाहिए, साथ साथ फिट होना चाहिए, आपको वो चीज़ जो है सूट करना चाहिए आप में किसी भी कोई भी वस्त्र वगैरह। ठीक है, परिधान का चुनाव मतलब समझ रहे हैं, आपको जो भी वस्तुएं पसंद है, जो भी कपड़े पसंद है उसका चुनाव किसके आधार पर करना चाहिए, रचना के आधार पर, मतलब वो जो है रचना आपके शरीर में सूट करेगा या फिर नहीं, सेवा क्षमता आपकी उतनी है कि नहीं, उसकी आपकी हैसियत है कि नहीं उस चीज़ को खरीदने की, फिट वो आप में बैठ रहा है कि नहीं, वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं। तो ऑल हो जाएगा ना, ये सभी चीज़ का चुनाव करना चाहिए। अगला है रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है, रेशम का जो वस्त्र होता है किसका कलफ लगाया जाता है, कलफ। ठीक है, कलफ लगाया जाता है रेशम के वस्त्रों पर किस चीज़ का। तो बात करें रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है, माड़ का, मैदा का, फल का या गोंद का। तो गोंद का जो है रेशम के वस्त्र पर कल्फ लगाया था, कलफ मतलब इस तरह से करके आप देखे होंगे साड़ी वगैरह में जो है रेशम के वस्त्र में जो है इस तरह से करके इसको जो है किससे चिपकाया जाता है, तो गोंद से इसको कल्फ लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा क्या है, प्राणिज धब्बा है। भाई प्राणी थोड़ी है, जंग लोहा से ही जंग बनता है, तो प्राणिज थोड़ी धब्बा है, वो खनिज धब्बा है, चिकनाई युक्त धब्बा है या फिर वानस्पतिक धब्बा है। तो देखिए जंग जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो लोहा एक खनिज के अंतर्गत आता है और जंग भी एक खनिज के अंतर्गत आता है। तो जंग जो हो गया वो हमारा एक धब्बा है, कैसा धब्बा है, खनिज धब्बा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला है प्राणिज धब्बा कौन सा है, मतलब प्राणी द्वारा लगा गया है धब्बा, जैसे दूध का धब्बा प्राणी धब्बा है, चाय का धब्बा प्राणी धब्बा है, फूल का धब्बा ये प्राणी धब्बा है या फिर ऑल। तो देखिए प्राणिज धब्बा की अगर बात करें तो हो जाएगा दूध का धब्बा, क्योंकि दूध जो है वो प्राणी से निकलता है, लेकिन चाय जो है हम लोग तो खुद से बनाते हैं, फूल जो है वो किसी ना किसी पेड़ पौधे से निकलता है। ठीक है, तो वो जो है हमारा अगर प्राणिज धब्बा की बात करें तो दूध का धब्बा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि घोलक विधि का प्रयोग किन धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं। घोलक विधि जो है ना, घोलक विधि इसका प्रयोग हम लोग धब्बे के मतलब इसका प्रयोग जो है किन धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं, अघुलनशील धब्बों को, जिद्दी धब्बों को या घुलनशील धब्बों को या फिर किसी भी धब्बे को नहीं। तो देखिए अगर बात करें घोलक विधि द्वारा कौन से धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो घोलक विधि द्वारा कौन से धब्बे को छुड़ाने का प्रयोग करते हैं, तो घुलनशील। ठीक है, क्योंकि नाम ही है यहाँ पे घोलक विधि, यानी घुलनशील धब्बे को छुड़ाने की विधि को घोलक विधि कहते हैं। ठीक है, घुलनशील धब्बे को घुलाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, यानी छुड़ाने की विधि को हम लोग घोलक विधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाते हैं क्या। नमी युक्त वस्त्र यानी जिसमें नमी पाया जाता है। ठीक है, नमी जिसमें होता है, जैसे पसीना अगर आ जाता है तो शरीर में देखिए आप कपड़े में नमीपन आ जाता है। ठीक है, चलिए क्या है, बोल रहा है नमीपन वस्त्रों पर लग जाते हैं क्या, कीड़े लग जाते हैं, खमीर लग जाते हैं, फफूंदी या फिर कोई नहीं। तो नमी युक्त जो वस्त्र होते हैं उस पर कीड़े नहीं लगते, खमीर भी नहीं लगते, बल्कि फफूंद पड़ जाते हैं उस पर। ठीक है, जैसे भोपड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे हो गया क्या बोलते हैं उसको, पाँ रोटी हो गया जैसे, ठीक है, गीला पाँ रोटी उसमें पड़ जाता है ये फफूंद। तो वही जो है नमीयुक्त वस्त्रों पर ये लग जाते हैं। अगला है किस वस्त्रों पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रगड़ मतलब वस्त्र को अगर आप रगड़ेंगे ना तो वो जो है उसका एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या हानिकारक, तो अगर आप वस्त्र को बार बार ऐसे करके अगर आप घिसते रहते हैं इस तरह से करके वस्त्र को, तो वो जो है कहीं ना कहीं आग भी फेंकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हाथ भी जो है जलने का कगार पे पहुंच जाता है। तो ये बोल रहा है किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मतलब हानिकारक हमें जो है उससे नुकसान हो सकता है, कौन से वस्त्र पर। तो बात करें ऐसा कौन सा वस्त्र है, तो सिल्क वस्त्र पर अगर आप रगड़ेंगे तो इससे हमें काफी ज्यादा हानि पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है घोलक विधि में कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है, मतलब घोलक विधि जो कि हमारा एक घुलनशील पदार्थों के लिए मतलब धब्बे को छुड़ाने के लिए काम आता है। तो घोलक विधि में कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है, कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा घोलक विधि में हम लोग जो प्रयोग करते हैं ईथर का प्रयोग करते हैं। कौन से घोलक का, ईथर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि कीमती वस्त्रों को
क्या करना चाहिए, मतलब कीमती वस्त्रों को चाहिए क्या करना चाहिए, स्टार्च लगाना चाहिए, कीमती वस्त्रों को स्टार्च लगाना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए कीमती वस्त्रों को, या फिर डाई क्लीन कराना चाहिए, या फिर ऑल। तो देखिए कीमती वस्त्र जो होता है उसे आप क्या करना चाहिए, उसे तो डाई क्लीन कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, डाई क्लीन कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़े निर्माण के लिए रेशे की प्राप्ति होती है। सूती कपड़े का जो निर्माण होता है वो रेशे हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, वही बोल रहा है ना, सूती कपड़े के निर्माण के लिए रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होती है। आपको पता होगा कि सूती कपड़े का जो निर्माण करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब किस चीज़ का प्रभाव जो है सूती वस्त्र पे हमारा नहीं पड़ेगा। तो बात करें किस चीज़ का, तो रगड़ का, गोंद का, अरारोट का, या फिर ऑल। तो देखिए सूती वस्त्र को आप कितनों रगड़िएगा ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, रगड़ का। अगला है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, मतलब वस्त्र के चुनने में जो है जो हमें प्रभावित करता है, कौन सा तत्व ऐसा है जो कि हमें प्रभावित करता है। ऑप्शन है रंग, मतलब वस्त्रों के चुनाव में रंग हमें प्रभावित करता है, या फिर देखिए बाह्य आकृति, मतलब उसकी जो बाहरी रचना है, या फिर कपड़ों की गुणवत्ता, या फिर ऑल। तो देखिए अगर बात करें कि हमारा जो है वस्त्रों की जो है क्वालिटी, यानी वस्त्रों की जो है क्या है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व है। तो देखिए बाह्य आकृति भी डिपेंड करता है, कपड़ों की गुणवत्ता भी डिपेंड करता है, रंग भी डिपेंड करता है, यानी ऑल हो गया हमारा। ठीक है, 40 नंबर का हो गया ऑल। अगला है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या, मतलब साबुन बनाने में हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वसा का, क्षार का, बेसन का, या फिर कोई नहीं। तो देखिए साबुन जो है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसमें हम लोग ऑटोमेटिक किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, मतलब इसमें जो हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, क्षार का, केवल क्षार का प्रयोग करेंगे, वसा का प्रयोग करेंगे, बेसन का प्रयोग करेंगे, भाई यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, नो दे देना है। ठीक है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है केवल क्षार का नहीं, मतलब एक तरह से बोलें तो ये जो है एक तरह से होता है वही क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, अगला है, प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, तो इसका जो है आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, 41 नंबर शायद होना चाहिए क्षार, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा थी है। ठीक है, और भी कुछ होना चाहिए यहाँ पे, क्षार के साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ रासायनिक चीज़ें पड़ता है, तो आप इसका 41 नंबर का क्वेश्चन जो है चेकआउट जरा सा कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, इनमें कौन सा जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो हरा रंग याद रखिएगा प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी लाल, पीला, नीला ये सब प्राथमिक रंग है। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो देखिए धुलाई करना, सुखाना, इस्त्री करना, दाग धब्बे छुड़ाना। तो देखिए दाग धब्बे छुड़ाना, अगर आप दाग धब्बे नहीं छुड़ाए हैं, सुखाए नहीं है, धुलाई नहीं किए उसका, तो ये जो है आपका क्या होगा कि संपूर्ण आप उसका धुलाई नहीं किए उस कपड़े का। लेकिन इस्त्री किए कि नहीं ये चीज़ आपका डिपेंड नहीं करता है, इस्त्री वो तो अलग एक भाग हो जाता है उसका। ठीक है, मतलब आयरन जो करना है कपड़े को, आयरन जो करना है वो जो है अलग भाग हो जाता है। लेकिन बोल रहा है संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो इस्त्री जो है हमारा शामिल नहीं है। ठीक है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत मतलब कपड़े की जो धुलाई करते हैं उसमें जो है हमारा जो आयरन वगैरह होता है, कपड़े को जो है एक पोस्चर में लाना जो होता है वो जो है हमारा शामिल नहीं है। धुलाई करना, सुखाना, दाग धब्बे छुड़ाना ये सब जो है हमारा संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्या है। क्वेश्चन है कि वस्त्रों का चयन व खरीदारी किस पर निर्भर करता है, वस्त्र का जो चयन और खरीदारी है किस चीज़ पर निर्भर करता है, ऋतु पे, मूल्य पे, प्रयोजन पे, या फिर ऑल। देखिए याद रखिएगा हमेशा वस्त्रों का जो चयन और खरीदारी होता है वो ऋतु पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऋतु है भाई, कौन से वस्तुओं को, कौन से कपड़े को जो है हमें पहननी चाहिए। मूल्य पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा मूल्य का है तो खरीद नहीं पाएंगे, कम मूल्य का है तो जो है हम उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोजन यानी किस प्रयोजन से आप उस चीज़ को खरीद रहे हैं, तो ये भी चीज़ जो है डिपेंड करता है कि वस्त्रों के चयन पर। ठीक है, खरीदारी पर, तो ऑल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगला है क्षार के संपर्क में ऊन के तंतु कौन सा है, ऊन का तंतु कैसा हो जाता है, क्षार के संपर्क में होने से ऊन का तंतु जो होता है वो कैसा हो जाता है। बात करें क्षार के संपर्क में आने के बाद जो है ऊन का तंतु जो हो जाता है वो कैसे हो जाता है, तो ऊन का तंतु अगर बोलें तो क्षार के संपर्क में अगर आएगा ना तो ऊन का तंतु क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। याद रखना है क्षार के संपर्क में ऊन का तंतु क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैगनी कलर है, बैगनी कलर जो है वो कौन से मतलब श्रेणी में आता है, प्राथमिक रंग में या द्वितीयक या तृतीयक में। तो बैगनी कलर की अगर बात करें तो कौन सा रंग में आता है, ये द्वितीयक रंग में आता है बैगनी रंग। ठीक है, अगला है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि कौन सी नहीं है, वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि, वस्त्र से जो है अगर आप धब्बे छुड़ाना है तो कौन सी विधि नहीं है, रासायनिक विधि,
चूसक विधि यानी इस तरह से जो है हम आराम से उसको निकाल सकते हैं धब्बे को। घोलक विधि या फिर भौतिक विधि। तो देखिए भौतिक विधि द्वारा जो है कोई भी हम धब्बे नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के वस्त्र किस रंग के होने चाहिए? गहरे रंग का, हल्के रंग का, ठंडे रंग का या कोई नहीं? देखिए बच्चों का वस्त्र की अगर बात करें तो किस रंग का होना चाहिए? तो गहरे रंग का होना चाहिए बच्चों का वस्त्र, ठीक है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि कृत्रिम तंतु कौन सा है? रेयन, रेशम, कपास या फिर ऑल? तो कृत्रिम तंतु यानी मानव द्वारा जो बनाया गया तंतु है वो कौन सा है? मानव द्वारा बनाया गया जो तंतु है। तो देखिए ये रेशम जो है, रेशमी, ये सब पौधे द्वारा प्राप्त होता है, कपास पौधे द्वारा प्राप्त हो, लेकिन रेयान जो है ये कृत्रिम तंतु यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया है। अगला है सूती वस्त्रों में किसका कलफ लगाया जाता है? सूती वस्त्र में जो हम लोग किस चीज़ का कलफ लगाते हैं? सूती वस्त्र में किस चीज़ का कलफ लगाते हैं? नील का, अरारोट का, सब्जी का या फिर ऑल? तो अरारोट का हम लोग कलफ लगाते हैं, ठीक है। अरारोट का हम लोग कलफ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिरछी लकीरें किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? तिरछी जो लकीरें पड़ती है वो किस बुनाई की मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है? तो ट्विल बुनाई जो है ना वो तिरछी लकीरें की मुख्य विशेषता है। अगला है सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है। सुंदर और चटकीले रंगों का जो वस्त्र होता है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका प्रयोग जो है क्लब में होता है, रात्रि भोजन में होता है, शादी विवाह समारोह में होता है, फिर ऑल? तो ऑल जगह पे जो है सुंदर और सुंदर चटकीले रंग वस्त्रों का प्रयोग जो है इस जगह पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका 52 क्वेश्चन हमने कर दिया। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग इसका अगला 50 क्वेश्चन और करेंगे। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।